Assalamu alaikum and very good evening. My dear students, today we will discuss about cash book, about adjustments and about discount received calculations. The source for this lecture is paper number 2, November 2017, question number 1 of Principle of Accounts O levels. On 1st September 2017, the balance of the bank column in Kong's cash book was $1900 debit. याद रखिए कि कैश बुक इज ए बुक ऑफ डबल एंट्री. कैश बुक इज ऑल्सो नॉन एज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री. अगर आप बिजनेस अकाउंटिंग 1 का फ्रैंकफुर्ट का चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे तो आपको कैश बुक का आइडिया होगा. कैश बुक इज प्रिपेयर्ड लाइक ए टी अकाउंट. तो उसमें एक बैंक का कॉलम होता है, एक कैश का कॉलम होता है. अगर मैं मुनव्वर अगर बैंक में पैसे जमा करवाऊं तो मैं जो डबल एंट्री बनाऊंगा वो डबल एंट्री बनाऊंगा बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, और बैंक जो डबल एंट्री बनाएगा वो बैंक एंट्री बनाएगा कैश डेबिट और मुनव्वर हमीद क्रेडिट. क्यों? इसलिए कि वो मेरे पैसे हैं. बैंक जब वो पैसे अपने पास लेगा, अपने पास जमा करेगा, तो बैंक मुझे एज ए क्रेडिटर कंसीडर करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि बैंक में जब हम पैसे जमा करते हैं तो बैंक हमें क्रेडिट कर देता है. बैंक से जब हम पैसे निकालते हैं तो बैंक हमें डेबिट करता है. तो इस सवाल में वो क्या कहता है? ऑन 1st September 2017 द बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम इन कॉन्ग्स कैश बुक जो है वो बुक ऑफ प्राइम एंट्री है. क्यों? उसमें एक डिस्काउंट का कॉलम होता है. डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट और अकाउंट पेएबल डेबिट अगर ये डबल एंट्री बननी है, या डिस्काउंट अलाउड डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट अगर ये एंट्री बनी है, तो इसका जो टी अकाउंट होगा डिस्काउंट रिसीव का और अकाउंट पेएबल का, या डिस्काउंट अलाउड का और अकाउंट रिसीवेबल का, तो ये जो टी अकाउंट्स होंगे ये ऑफ द कैश बुक बनेंगे. यानी कि दोनों जो डेबिट और क्रेडिट साइड जो होगी वो दोनों के टी अकाउंट्स बनेंगे, वो कैश बुक में नहीं बनेंगे. डिस्काउंट का सिर्फ कॉलम होगा जिसमें डिस्काउंट का अमाउंट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड पर होगा और डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड पे होगा. इस वजह से कैश बुक का बुक को बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं. और दूसरी बात, कैश बुक को बुक ऑफ डबल एंट्री क्यों कहते हैं? अगर मैंने रेंट की पेमेंट की तो डबल एंट्री बनेगी रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट. इसका मतलब आधी एंट्री कैश बुक में जाएगी, कैश क्रेडिट हो जाएगा. कैश बुक की पेमेंट साइड पर हम अमाउंट दिखाएंगे और रेंट एक्सपेंस जो है उसका अकाउंट जनरल लेजर में खुल जाएगा जिसको हम डेबिट कर देंगे. कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब सिर्फ एक है, वो ये है कि कैश बुक को बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं, कैश बुक को बुक ऑफ डबल एंट्री भी कहते हैं. ठीक है, ये डे बुक्स के अंदर इंक्लूड होती है. सवाल को दोबारा मैं पढ़ूंगा. ऑन 1st September 2017 द बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम in Kong's cash book was 1900 debit. The transactions for the month of September 2017 were. तो जब हम इस सवाल को सॉल्व करने लगेंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे कि आप एक टी अकाउंट बनाएंगे. एक फॉर्मेट आपके पास कैश बुक का गिवन है, वो फॉर्मेट जो कैश बुक का आपके पास गिवन है वो मैंने अपने फेसबुक पर आज की डेट में वो मौजूद है. ठीक है ना, वरना आप क्वेश्चन भी सर्च कर सकते हैं. तो कैश बुक कैसे बनती है? पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम डिटेल्स का, तीसरा कॉलम डिस्काउंट अलाउड का, उसके बाद बैंक का कॉलम और उसके बाद कैश का कॉलम. कैश बुक इस तरह से बनती है. और पेमेंट साइड पे भी यही कॉलम होंगे, यानी कि डेट, उसके बाद डिटेल्स यानी डिस्काउंट, उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, बैंक और कैश. अब यहाँ पर एक बात है, हमें इस सवाल में सिर्फ बैंक का कॉलम बनाना है, कैश बुक में बैंक का कॉलम बनाना है. ठीक है, तो अब हम सवाल पढ़ते हैं. September 5th रिसीव्ड इन बैंक ए चेक 830 फ्रॉम CELO, ये नाम है बंदे का, सीलो, अ क्रेडिट कस्टमर. ही हैज डिडक्टेड $20 कैश डिस्काउंट. अब ये सुने, इंपॉर्टेंट बात है. वो कहता है रिसीव्ड इन बैंक ए चेक 830. रिसीव्ड का मतलब हासिल हुआ और बैंक जमा हुआ 830. हमने 830 का जो चेक मिस्टर सीलो से लिया था उसको हमने जमा कर दिया. इसका मतलब 830 इज नॉट द इनवाइस अमाउंट. ये बात समझनी है, ये वो अमाउंट है. वो कहता है रिसीव्ड इन बैंक ए चेक ऑफ 830. ये वो अमाउंट है जो हमने बैंक में जमा कर दिया. इसका मतलब ये हुआ. फिर वो क्या कहता है? कहता है अ क्रेडिट कस्टमर, जो कि क्रेडिट कस्टमर है, हमने जब उसको बेचा था तो हमने डबल एंट्री क्या बनाई होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट. अब जब पैसे आ गए तो क्या डबल एंट्री बनाई? बैंक डेबिट और कस्टमर क्रेडिट. तो ये कैश बुक में जाएगा.
अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट खुलेगा, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट जनरल लेजर में खुलेगा, उसका अमाउंट, उस अमाउंट से 830 से हम इस कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे। अब उसके बाद वो कहता है ही हैड डिडक्टेड 20 कैश डिस्काउंट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए वो जो कस्टमर है हमने उसको डिस्काउंट दिया, इसका मतलब ये हमारा डिस्काउंट अलाउड है। तो डबल एंट्री क्या बनेगी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इसका मतलब कैश बुक में डिस्काउंट अलाउड का कॉलम जो होगा डेबिट साइड पर होगा और 20 का जो अमाउंट होगा वो डेबिट साइड पर 20 का अमाउंट लिखा जाएगा, उसको एंटर करेंगे हम डिस्काउंट के कॉलम में। और इसकी जो डबल एंट्री बनेगी वो कैश बुक के बाहर बनेगी। किस तरह से, उसने मांगी नहीं है डबल एंट्री, लेकिन अगर हमें बनानी हो तो हम डबल एंट्री क्या बनाएंगे, हम डबल एंट्री बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट और उस कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे और ये एंट्री कस्टमर के अकाउंट में भी जाएगी। कस्टमर का जो अकाउंट है वो पहली एंट्री जो पेमेंट की है उसकी वजह से क्रेडिट हो जाएगा। डबल एंट्री बनी बैंक डेबिट कस्टमर क्रेडिट और दूसरी एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी डिस्काउंट अलाउड डेबिट और हमारा कस्टमर क्रेडिट। अगर ये अमाउंट इनवॉइस का होता तो फिर हम 830, यहाँ तो हमें पता चल गया कि 830 जो है हमने रिसीव किया, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनवॉइस का अमाउंट कितना है तो आप कहेंगे 830 पेमेंट और 20 जो है वो डिस्काउंट। इसका मतलब 850 का डिस्काउंट, 850 का जो है वो इनवॉइस का अमाउंट होगा जो उसने नहीं दिया है, ना हमें उसकी ज़रूरत है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर इनवॉइस हमें निकालनी हो, इनवॉइस का अमाउंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पेमेंट प्लस डिस्काउंट, इन दोनों को जमा करते हैं तो डिस्काउंट का अमाउंट, इनवॉइस का अमाउंट आ जाता है। इसके बाद एंट्री नंबर 8, डेट 8 है सितंबर 8, पेड जनरल एक्सपेंसेस बाय चेक 725। हमने एक पेमेंट की 725 की, तो जब पेमेंट करेंगे तो हमें डबल एंट्री का रूल पता होना चाहिए। डबल एंट्री का रूल क्या है, हमारे पास पहले ये पता होना चाहिए 5 अकाउंट हैं, CLEAR, C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटीज, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर एसेट एंड R फॉर रेवेन्यू। और हमें ये पता होना चाहिए कि लुकस पिकोली 1454 में उसने डबल एंट्री का रूल क्रिएट किया और उस रूल में उसने कहा जब भी एक्सपेंस और इनकम, आई रिपीट, जब भी एक्सपेंस और एसेट इंक्रीज करेंगे तो डेबिट हो जाएंगे। डेबिट और क्रेडिट का मतलब बढ़ना नहीं होता, डेबिट और क्रेडिट सिर्फ लेफ्ट एंड राइट साइड्स को कहते हैं टी शेप के। तो जब कभी भी एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे, जब कभी डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे। जब भी हम इनकम, कैपिटल और लायबिलिटीज़ को इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, जब कभी ये अकाउंट डिक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पर लिखेंगे। तो वो कहता है कि पेड जनरल एक्सपेंसेस बाय चेक, इसका मतलब ये हुआ कि डबल एंट्री क्या बनेगी, हम 4 क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर 1, व्हाट आइटम्स आर इन्वॉल्व, व्हाट इज देयर टाइप, इंक्रीज और डिक्रीज, डेबिट और क्रेडिट। तो पहला जो हम पूछेंगे वो पूछेंगे व्हाट आइटम्स आर इन्वॉल्व, तो पता चला जनरल एक्सपेंस एंड कैश। व्हाट इज देयर टाइप, एक्सपेंस इज एक्सपेंस, कैश इज एसेट। व्हाट इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज डिक्रीजिंग, जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश कम हुआ, कैश एसेट डिक्रीज, और एक्सपेंस इंक्रीज हुआ क्योंकि हमने सर्विसेज ले ली। तो अब सर्विस लेते हैं तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, कैश की पेमेंट खाली रिकॉर्ड नहीं होती, खाली कैश की पेमेंट का मतलब नहीं होता कि हमारा एक्सपेंस हो गया। हमने जब जनरल एक्सपेंसेस की पेमेंट की तो इसका मतलब हम सर्विसेज रिसीव कर चुके हैं, वरना वो प्री पेमेंट होता। तो एक्सपेंस जो होगा वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है, प्री पेमेंट जो है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती हैं। तो अब क्या हुआ भाई, अब वही है कि हमने 725 की पेमेंट की तो हमारा चेक कम हो गया, यानी बैंक कम हो गया, यानी पैसे बैंक से कम हो गए, हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। अब रूल ये कहता है कि एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा और बैंक जब कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश बुक में 725 को हम पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। आप अगर चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बल्कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 030082111410। आप गूगल में लिखेंगे मुनव्वर हमीद तो मैं आ जाऊंगा, मेरा CV भी मिल जाएगा आपको, मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, मेरी फेसबुक पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। तो आप व्हाट्सएप पर मुझे वो इस क्वेश्चन को करके सॉल्व करके व्हाट्सएप पर उसका पिक्चर बना के भेज सकते हैं, या मुझे ईमेल कर सकते हैं accountsteacher@gmail.com। तो ये सब पाकिस्तान की मोहब्बत में हम करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएँ इंशाल्लाह। ओके, नंबर 14, फ्रांसिस, अ क्रेडिट कस्टमर, पेड हिज डेट ऑफ 2000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग ए कैश डिस्काउंट ऑफ 3%। अब देखिए इसमें आपको अगर सही इंग्लिश नहीं आती तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। वो कहता है फ्रांसिस ए क्रेडिट कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर वो होता है जिसको हमने उधार पर माल बेचा, पेड हिज डेट ऑफ 2000,
वो आपको पेमेंट की फिगर बता रहा है, वो आपको ये नहीं बता रहा कि जनाब इनवाइस की फिगर क्या है। तो जब आपको पेमेंट की फिगर बता रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पेमेंट की फिगर जो है, अब वो कहता है बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग ए कैश डिस्काउंट ऑफ 3%। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि ये जो डेट है 2000 का, इसमें से 3% हमको जो है वो अब माइनस करना पड़ेगा। वो कहता है ए क्रेडिट कस्टमर पेड हिज डेट, सुनिए आई रिपीट, पेड हिज डेट ऑफ 2000। अब से सुने, वो कहता है पेड हिज डेट ऑफ 2000 का मतलब ये पेमेंट की फिगर नहीं है, ये इनवाइस की फिगर है। इनवाइस 2000 की है, 2000 का आपको जो है वो 3% निकालना है। वो आपको ये नहीं कह रहा कि पेड रुपीज 2000, पेड $2000। अगर वो कह रहा होता पेड $2000 आफ्टर डिस्काउंट, तो इसका मतलब पेमेंट के बाद, इसका मतलब डिस्काउंट के बाद की ये पेमेंट की फिगर होती। अगर 3% डिस्काउंट है तो ये 97% की फिगर होती। यू गेट द पॉइंट, ये 97% की फिगर होती अगर ये पेमेंट की फिगर होती। ये इनवाइस की फिगर है। कैसे पता चला? वो कहता है फ्रांसिस ए क्रेडिट कस्टमर पेड हिज डेट ऑफ 2000, डेट उसका 2000 का था। इसका मतलब हमने इनवाइस को 2000 की बेची थी, और 2000 की जो इनवाइस है उस पर 3% हम जो है वो जनाब अली क्या करेंगे, उसका 3% हम जो है डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। अगर वो कह रहा होता कि जनाब पेमेंट ऑफ 2000 आफ्टर डिस्काउंट, तो ये 2000 की फिगर डिस्काउंट के बाद होती। तो अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसकी 2000 का हम 3% निकालेंगे। तो हमारे पास जो है 2000 का अगर हम 1% निकालते हैं तो हमारे पास जो है वो 20 की फिगर आ जाती है, और अगर 2% निकालते हैं तो 40 और 3% 60 की आपके पास अमाउंट आ जाएगा 2000 में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1940 की फिगर जो है वो आपके पास पेमेंट जो है वो पेमेंट की उस कस्टमर ने, तो 1940 आपके कैश बुक में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाएगा, और बाकी 60 रुपये जो हैं वो आपके डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगे। नंबर 23, डेट 23, रिसीव्ड एंड बैंक ए चेक फ्रॉम एलिस अ क्रेडिट कस्टमर 300। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। एक बंदा था एलिस, उसको हमने जो है वो कोई माल उधार पर बेचा, तो उस वक्त हमने एंट्री बनाई होगी एलिस अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सेल्स इज एन इनकम अकाउंट। सेल्स रिकॉर्ड होने का मतलब ये नहीं होता कि पैसे आ गए, ये हम अक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। सेल्स कब रिकॉर्ड होती है? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो जाते हैं कस्टमर को फ्रॉम, हाँ मुझसे, मैंने आपको, आप मेरे कस्टमर हैं, मैंने आपको प्रोडक्ट बेच दी तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो गया, तो ये क्रेडिट सेल्स थी। तो अब पैसे आए तो वट आइटम्स आर इन्वॉल्व? बैंक एंड सेल्स, बैंक एसेट, सेल्स इनकम। इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, और बैंक एसेट बढ़ा तो डेबिट। तो कैश बुक पे डेबिट साइड पर हम 300 रिकॉर्ड कर देंगे। पेड ए चेक टू टेंसली, ये डेट है 26, पेड ए चेक टू टेंसली अ सप्लायर इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट 3500 लेस 2% कैश डिस्काउंट। देखिए, इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट ऑफ 3500, जब वो आपको ये कह रहा है कि 3500 जो है उसका आपने जो है वो इनवाइस की अमाउंट है, वो पेमेंट की अमाउंट नहीं है। वो कह रहा है फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ 3500, यहाँ इंग्लिश आपको समझ नहीं है। 3500 का एक अमाउंट है, एक अकाउंट है, उसकी पेमेंट करें। 3500 का 2% कितना बनेगा? 70 बनेगा। तो 70 जो है वो तो कैश डिस्काउंट हो गया। तो ये हमको पेमेंट पेड टू, हमने पेमेंट की तो हमने कम पेमेंट की तो उससे 70 रुपीज़ का जो है हमको डिस्काउंट मिला। तो डबल एंट्री क्या बनी? डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट और अकाउंट पेएबल डेबिट। और 70 को जब माइनस करते हैं 3500, तो बाकी जितना भी रिमेनिंग अमाउंट आ गया हमारे पास, यानी कि 3430, ये अमाउंट जो है ये हमने पेमेंट कर दी। ये अमाउंट जब पेमेंट की तो डबल एंट्री क्या बनी? बैंक क्रेडिट और अकाउंट पेएबल डेबिट। तो ये बैंक की जो फिगर है ये जाएगी कैश बुक में, और डिस्काउंट की फिगर भी जाएगी कैश बुक में। हाँ, ये एक अलग बात है कि डिस्काउंट का टी अकाउंट अलग बनेगा और वो अकाउंट्स पेएबल के टी अकाउंट को भी हिट करेगा, और बैंक का जो नंबर है वो भी अकाउंट्स पेएबल को हिट करेगा, और अकाउंट्स पेएबल अकाउंट्स पेएबल जो है उसमें जो अमाउंट है वो दोनों मिलकर 3500 से डेबिट हो जाएगा। द बैंक रिटर्न द चेक रिसीव फ्रॉम एलिस ऑन 23 सितंबर एज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड चेक कौन से होते हैं? आपने मुझे एक चेक दिया, मिस्टर ए ने मुझे एक चेक दिया, मैंने उसको पढ़ाया, उसने मुझे चेक दिया, पता चला पैसे नहीं निकले, तो मैंने तो पैसे जमा करवा दिए थे ना अपने हिसाब से। आई वॉज थिंकिंग दैट मनी हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन माई अकाउंट, और मैंने जमा कराया बैंक में, तो मैंने एंट्री क्या बनाई होगी? मैंने एंट्री बनाई होगी जनाब अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया और बैंक को डेबिट किया।
अब जब डिसऑनर हो गया तो उल्टी एंट्री बन गई, अकाउंट रिसीवेबल को हम डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ 23 को ये जो एंट्री है ये थी कितने की, ये थी जनाब 300 वाली, और ये 300 वाली एंट्री जो है ये बैंक से रिटर्न हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक हमारा जो है वो क्रेडिट हो गया और हमारा अकाउंट रिसीवेबल दोबारा जिंदा हो गया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया। रिक्वायरमेंट ए, प्रिपेयर द बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक फॉर सितंबर 2017। सिर्फ एंट्री को हमने जो जितनी भी एंट्रीज पढ़ी उनको हमने रिकॉर्ड करना है कैश बुक में। बैलेंस द बैंक कॉलम एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 अक्टूबर 2017। ये बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बैलेंस CDBD बिजनेस अकाउंटिंग 1 फ्रैंकफुट का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा हम कैसे बनाते हैं। कैश बुक के अंदर भी ये बैंक का कॉलम है, तो हम सारे डेबिट को टोटल कर लेंगे, ये सारी रिसिप्ट हैं, सारी पेमेंट का पेमेंट साइड पर टोटल कर लेंगे। अगर रिसिप्ट है 100 और पेमेंट है 90 तो इसका मतलब 10 रुपये का बैलेंस बचेगा, वो 10 रुपये का बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस होगा, जो अगले साल, अगले महीने, अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस होगा, तो वो बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। तो बैलेंस CDBD इस तरह करते हैं। बैंक की सूरत में एक बात और भी हो सकती है, हो सकता है कि पेमेंट ज़्यादा हो और रिसिप्ट कम हो, तो फिर हमारा बैलेंस BD जो है ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा, ये लायबिलिटी अकाउंट बन जाएगा। रिक्वायरमेंट नंबर ए हो गई। अब बी मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। ए जो था वो 7 नंबर का क्वेश्चन था। बी में वो कहता है द बुक्स ऑफ क्यूंग शो अ टोटल डिस्काउंट रिसीव ऑफ $275 फॉर 11 मंथ्स फ्रॉम अक्टूबर टू अगस्त। अच्छा देखिए, ये सवाल जो शुरू हो रहा है इसमें अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, 1 सितंबर। जब भी कोई अकाउंटिंग ईयर जनवरी के अलावा किसी और मंथ में शुरू हो, ऐसे ईयर को अकाउंटिंग की ज़बान में कहते हैं, टैक्स की ज़बान में कहते हैं असेसमेंट ईयर। इसको हम असेसमेंट ईयर के अलावा इसे हम कहते हैं फिस्कल ईयर। और याद रखिए वो ईयर जो ख़त्म होता है वो पिछले महीने में ख़त्म होता है। जैसे सितंबर में शुरू हुआ तो अगस्त में ख़त्म होगा। गिनते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इसका मतलब सितंबर में शुरू हुआ, अगस्त में ख़त्म हुआ। ऐसे ईयर में 2 कैलेंडर ईयर आते हैं। कैलेंडर ईयर का मतलब 2020 एक कैलेंडर है, जनवरी टू दिसंबर ये पूरा एक कैलेंडर ईयर है। लेकिन सितंबर से अगस्त 2 कैलेंडर ईयर हुए, 2017, 2018। कैसे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2017 ख़त्म हो गया। जनवरी से अगस्त तक 4 महीने यहाँ के और जनवरी से अगस्त तक 8 महीने वहाँ के। ठीक हो गई बात? तो यहाँ पर वो ये बता रहा है कि जनाब हमारे पास जो है वो 31 अगस्त को जो डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट थी 11 महीने की, वो 275 थी। अब अगर कोई स्टूडेंट ये करता है कि वो डिस्काउंट रिसीव का कॉलम देखता है कैश बुक में जो रिक्वायरमेंट ए है, तो वहाँ तो 275 से कम अमाउंट है, 70 है ओनली, लिहाजा ए और बी का आपस में कोई लिंक नहीं है। तो बी कैसे करेंगे? 275 11 महीने का डिस्काउंट का रिसीव का अमाउंट है, 275 को 11 पे डिवाइड करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 की हमारे पास एक रकम आ जाएगी। इसका मतलब टोटल डिस्काउंट रिसीव जो है वो 300 है। और अगर वो पर मंथ देखना चाहेंगे तो 25 रुपये का डिस्काउंट, 25 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाएगा। इसमें आपको डिस्काउंट का एक टी अकाउंट बनाना है और वो टी अकाउंट के लिए फॉर्मेट दिया हुआ है। उसमें लिखा कैसे जाएगा कि डेट जो है उसमें आपको 31 अगस्त दी हुई है। 31 अगस्त के सामने डिटेल के कॉलम में आप अकाउंट्स पेएबल लिख देंगे और अमाउंट लिख देंगे 275। और उसके बाद आप अगली डेट जो है वो भी 31 अगस्त ही है, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें एक इन्फॉर्मेशन पता चल रही है और वो एक मंथ का डिटेल में आप 3 पहले लिखेंगे, आप 11 मंथ्स, फिर लिखेंगे 1 मंथ, और वो आप 25 का जो डिस्काउंट है वो वहाँ दिखा देंगे। 300 का टोटल डिस्काउंट होगा और ये डिस्काउंट बैलेंस CDBD करके हम दिखा देंगे। अच्छा, इसमें एक बात और भी है कि डिस्काउंट का जो अकाउंट है वो अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर हम उसको बना रहे हैं तो वहाँ पर CDBD नहीं निकलेगा, बल्कि वो इनकम समरी में क्लोज हो जाएगा। तो ये अकाउंट यहाँ पर इनकम समरी में 300 क्लोज हो जाना चाहिए। डिस्काउंट रिसीव जब इनकम समरी में क्लोज होता है तो उसकी डबल एंट्री बनती है, डिस्काउंट रिसीव को डेबिट कर देंगे। इसका मतलब अब डिस्काउंट रिसीव बंद हो गया और इनकम समरी को क्रेडिट कर देंगे। रिक्वायरमेंट नंबर सी, नेम द सब डिवीजन ऑफ द लेजर विच विल कंटेन द फॉलोइंग अकाउंट्स। वो कहता है कि ये बताएं कि जो सब डिवीज़न है इन अकाउंट्स के कौन कौन से होंगे। डिस्काउंट अलाउड जो है वो अकाउंट कौन से लेजर में खोला जाएगा। इसका जवाब है कि डिस्काउंट अलाउड जो है वो GL में खुलेगा, यानी जनरल लेजर में। उसके बाद
ट्रांसली, ट्रांसली का अकाउंट जो है, ट्रांसली है कौन भाई हमारा, ट्रांसली जो है वो हमारा सप्लायर है। सप्लायर का मतलब ये हुआ कि हमने हमारा सप्लायर का मतलब ये हुआ कि हमने उससे ख़रीदा था। इसका मतलब ये अकाउंट्स पेएबल का अकाउंट है। अकाउंट्स पेएबल के इंडिविजुअल सब्सिडियरी अकाउंट्स या पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं, सब्सिडियरी भी अकाउंट कहते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट भी कहते हैं। ये जिस लेजर में खुलते हैं उस लेजर का नाम होता है परचेज लेजर। तो परचेज लेजर में हम इसको खोल देंगे। 2 नंबर का सवाल था। इसके बाद हम आगे चलते हैं नंबर सी में के बाद नंबर डी। क्यूंग प्रोवाइडेड द फॉलोइंग समरी ऑफ हिज जर्नल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2017। ये सवाल असल में एडजस्टमेंट का है। उसने हमें चंद अकाउंट्स दिए हैं नंबर्स के साथ और हमें टी अकाउंट बनाना है, और बल्कि यहाँ उसने हमें एक कॉलम दे दिए हैं, एक टेबल दे दिया है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अमाउंट कहाँ जाएगा। सबसे पहले उसने दिया है 1 अक्टूबर 2016 अक्रूड जनरल एक्सपेंस। सुन लीजिए, अक्रूड का जो टर्म है, अगर वो किसी एक्सपेंस के साथ हो तो इसका मतलब वो लायबिलिटी होता है, और अगर किसी एसेट के साथ हो तो इसका मतलब वो रिसीवेबल होता है। जैसे मैं कहूँ अक्रूड इनकम रिसीवेबल, रिसीवेबल तो ये डेबिट बैलेंस होगा और ये एसेट का अकाउंट होगा। लेकिन मैं अगर कहूँ अक्रूड जनरल एक्सपेंस, जैसे यहाँ दिया है 700, तो ये टी अकाउंट का एक शेयर बनाएंगे। टी अकाउंट का शेयर बनाकर 700 को हम क्रेडिट साइड पर लिख देंगे और इसका रीज़न होगा ओपनिंग बैलेंस। जनरल एक्सपेंसेस पेड ईयर एंडेड 30 सितंबर में जनरल एक्सपेंसेस पेड, जनरल एक्सपेंसेस आपने पे किए। तो भाई जब एक्सपेंस पे करते हैं तो डबल एंट्री क्या बनती है, एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो जो टी अकाउंट आपने बनाया है उसकी डेबिट साइड पे यानी लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर आप जो है वो जनरल एक्सपेंसेस जो पेमेंट कर रहे हैं उसकी रीज़न बैंक लिख देंगे और आप 4300 का अमाउंट भी लिख देंगे। प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस 30 सितंबर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये 1100 जो है ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस है। इसका मतलब ये टी अकाउंट के अंदर टोटल करने से पहले एज ए बैलेंस सीडी ये अमाउंट जो होगा 1100 का ये क्रेडिट साइड पर नज़र आएगा, और अकाउंट क्लोज होने के बाद जब हम नंबर कैलकुलेट करके क्लोज करेंगे तो ये 1100 एज ए बैलेंस बीडी ऑन द डेबिट साइड पर आएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें इस अकाउंट के थ्रू एक्सपेंसेस निकालने हैं। वो कैसे निकलेंगे, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर था 700 रुपये, डेबिट साइड पर एक नंबर है 4300 का जो कि पेमेंट है, और 1100 रुपये का अमाउंट जो प्रीपेड है वो भी क्रेडिट साइड पर है। तो 1100 और 700 कितने हो गए, 1800 हो गए। और इस तरफ आपके जो डेबिट साइड है वो 4300 है। तो 4300 में से 1800 की हम नंबर जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो आंसर हमारा जर्नल एक्सपेंसेस का अमाउंट निकल आएगा। सवाल में पूछा उसने ट्रायल बैलेंस बिफोर ईयर एडजस्टमेंट क्या है, तो ट्रायल बैलेंस में पेमेंट की नंबर जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4300 आप लिख देंगे। इसके बाद वो कह रहा है इनकम स्टेटमेंट में क्या नंबर जाएगा, तो इनकम स्टेटमेंट में 4300 माइनस 1800, तो जो आंसर होगा वो आ जाएगा 13 में से 8 के 5, तो कितना हुआ 3500 का फिगर आ गया। ठीक है ना, 3500, और आपके पास जो है वो पेमेंट कितनी हो रही है 4300 में से आपने क्या माइनस करना है, 4300 में से आपने 1100 1800 माइनस कर दिया। ठीक है, 13 में से 8 गए तो 5, हाँ 3500 की आपके जो है नंबर आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। अच्छा, अब बैलेंस शीट में क्या आएगा, 1100 आएगा, क्योंकि प्री पेमेंट की फिगर वही है, वो 1100 आएगी। ये रिक्वायरमेंट नंबर डी थी। अब रिक्वायरमेंट नंबर ई, नेम द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट यूज्ड बाय क्यूंग। याद रखिए अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का प्रूफ। ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है ए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विच मस्ट बी इन पास्ट विद द मनी वैल्यू। तो जो चीज़ पास्ट में होगी, मनी वैल्यू में होगी, वो ट्रांजैक्शन होगी। तो उस ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने जो है वो जनाब वाली फ़ीस पे की, मैंने जो है वो अपनी फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर का एक कोर्स सीखा तो मैंने फ़ीस पे की, तो फ़ीस पे की तो मेरा कैश क्रेडिट हो गया और मेरा एक्सपेंस डेबिट हो गया। तो उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिया, और जैसे बिजली का बिल आता है इस तरह उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिया जो एडमिशन की बुनियाद पर एडमिशन मैंने लिया, तो उसका वो मेरा एडमिशन का बिल था, यानी मेरी फ़ीस थी, किसकी, सीखने की फ़ीस थी, लर्निंग की फ़ीस थी वो, तो कॉलेज की यूनिवर्सिटी की जो भी फ़ीस थी। ठीक है, अच्छा अब वो इस तरह से पूछ रहा है, वो कह रहा है नेम द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, नंबर 1 है रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ मनी रिसीव। रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ मनी रिसीव का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पेमेंट आई उसकी रिटर्न एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, जो पेमेंट आती है वो क्या है, वो चेक है। ए चेक इज़ ए रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ मनी रिसीव।
ए डिमांड फॉर पेमेंट, हम डिमांड कर रहे हैं पेमेंट के लिए, तो क्या करेंगे, हम डिमांड करने के लिए इनवाइस बेचेंगे, इनवाइस सेंड करेंगे। ए समरी ऑफ ट्रांजेक्शन, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनता है जिसमें किसी भी क्रेडिटर या डेटर की, जो डेटर या क्रेडिटर की समरी ऑफ अकाउंट, डेटर की हम बनाते हैं जनरली, समरी ऑफ अकाउंट बनता है, यानी इतने पैसे ओपनिंग में लेने थे, फिर इतने का हमने माल बेचा, फिर इतने आ गए, फिर कितने इतने और माल बेचा। इसी तरह क्रेडिटर्स के लिए भी बना सकते हैं, डेटर्स के लिए भी बना सकते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। एफ, नेम एंड ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट का ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट क्या होगा, लेजर के अंदर टी अकाउंट बनते हैं, लेजर को टी अकाउंट नहीं कहते। लेजर के अंदर टी अकाउंट बनते हैं, 3 तरह से बनते हैं। खाली टी बना दिया, डेबिट क्रेडिट लिख दिया, इसे कहते हैं स्केलेटन फॉर्म। उसके बाद होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे फ्रैंकफुट का तो पता चल जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगा। टी अकाउंट तो बनेगा लेकिन उसमें कॉलम और उनके नाम होंगे, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट। फोलियो का कॉलम अब स्प्लिट हो गया। फिर पेमेंट साइड पर डेट, पर्टिकुलर और क्रेडिट, ये स्केलेटन फॉर्म कहलाता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। स्केलेटन में डेट पर्टिकुलर लिखने की जरूरत नहीं होती, स्टैंडर्ड में लिखते हैं। और तीसरा होता है रनिंग बैलेंस फॉर्म। रनिंग बैलेंस या सेल्फ बैलेंसिंग, ये बनता है डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। इसमें हर दिन आप जो डेबिट हो रहा होता है, जो क्रेडिट हो रहा होता है, वो आप पोस्टिंग कर देते हैं, ठीक है, और आपको इमीडिएटली बैलेंस पता चल जाता है। और एफ के बाद ये आखिरी जो है इस सवाल का वो है स्टेट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट। ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट जो है रनिंग बैलेंसिंग फॉर्म जो हम यूज़ करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, इमीडिएट बैलेंस हमारे पास रिसीव हो जाएगा, ठीक है। मेरी कोशिश होगी, आप दुआ कीजिएगा कि मैं हर रोज़ एक क्वेश्चन जो है वो रोज़ाना अपलोड करता चला जाऊँ। स्टार्ट इस तरह से होगा कि पहले हम ओ लेवल्स के क्वेश्चंस ख़त्म करेंगे, फिर एएस के ख़त्म करेंगे, फिर ए लेवल्स के ख़त्म करेंगे। ये इरादा है इंशाअल्लाह ताला, चाहे कितने साल भी लगें, कितने महीने लगें, कितने साल लगें, तो एक क्वेश्चन एक दिन ही पे होगा। और इसके लिए ये बात है कि ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि ये ओ लेवल का बच्चा जो है वो ओ लेवल का क्वेश्चन है, ये नहीं। इसमें मैंने बहुत सारी बातें ऐसी कही जो कि ए लेवल्स के बच्चे को, सीए के बच्चे को, एमबीए के स्टूडेंट्स को, बीबीए के स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को काम आ सकती हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, ठीक है। मुझे खुशी होगी मेरे YouTube के चैनल पर मैं ये सारे के सारे लेक्चर्स जो है 1 बाय 1 डालता चला जाऊंगा आपसे, और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि जब कभी मैं नया कोई लेक्चर डालूं तो आपके पास जो बेल आइकन, जब लोग यही कहते हैं बेल, जो बेल होती है उसको दबा दें तो आपके पास फ़ौरन इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।